गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज आपको एक नए वीडियो में स्पेयरमैन कोटी कोरिलेशन के अंतर्गत एक अन्य प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको रैंक अल्टीमेटली अलॉट की हुई देते हैं, यानी क्वेश्चन में रैंक दी हुई है, वास्तविक रैंक पहले से यदि दी हुई है तो फिर आपको उसमें रैंक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप उसी को रैंक यथावत मानते हो। जैसे कल अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें यह था कि अपन ने रैंक अलॉट की थी, बड़े पद मूल्य को पहली रैंक दी, फिर दूसरे घटते मूल्य को सेकेंड थर्ड इस प्रकार रैंक दी। तो यदि रैंक दी हुई है तो फिर हम रैंक अलॉट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा एक स्टेप पहले से ही तैयार है। आप उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की कोशिश न करें। हमारा अगला काम ये होता है ऐसे सवालों में कि हम रैंक का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी x पद मूल्य की रैंक में से y पद मूल्य रैंक निकाल देते हैं तो वो हमारा d हो जाता है, और फिर हम उसका वर्ग कर लेते हैं तो हमारा d स्क्वायर हो जाता है। तो हम आज एक ऐसे क्वेश्चन के आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यदि ऑलरेडी रैंक गिवन है तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करें। जैसे सवाल है, टू जजेज रैंक 7 कैंडिडेट्स इन ब्यूटी कंटेस्ट एज फॉलोज। कोई प्रतियोगिता है, कंटेस्ट है, इसमें ए बी सी डी ई एफ और जी पार्टिसिपेंट है। जज फर्स्ट ने अपने निर्णय में इस प्रकार रैंक अलॉट की, 2 1 4 5 3 7 6, और जज सेकंड ने इन्हीं कंटेस्टेंट को इस प्रकार दी, 3 4 2 5 1 6 7। तो विद्यार्थियों, अब ये हम इसमें वापस रैंक देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। और वो डायरेक्ट सॉल्व कैसे होगा, जैसे हमारा ये एग्जांपल है और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे x जो है ये हमने यहाँ पर लिख दिया, x लिखे तो या यूँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी ये कंटेस्टेंट है, और रैंक फर्स्ट जो है जिसे हम आर एक्स कह सकते हैं, 2 1 4 5 3 7 और 6, ये n हमारा हो जाएगा 7। इसी प्रकार रैंक जो सेकंड है जिसे हम आर वाई कह सकते हैं, वो ये हो जाएगी आपके 3 4 2 5 1 6 और 7। अब यहाँ पर हम सीधा यानी आर एक्स रैंक फर्स्ट में से रैंक सेकंड को घटा देंगे जो हमारा डी कहलाता है। तो 2 में से 3 गए -1, 1 में से 4 गया -3, 4 में से 2 गए 2 0 2, 7 में से 6 गया 1 और ये -1। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, डी स्क्वायर 1 9 4 0 4 1 1, और फिर हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा समेशन डी स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब इसे सीधा हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, कहीं आर होता है, कहीं ये आर के रूप में स्पेयरमैन का रैंक को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शो किया जाता है। फॉर्मूला वही है कल जो अपन ने किया था, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस n स्क्वायर -1। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना है 20। तो हम यहाँ पर ले लें 6 × 20। n कितना है, n देखिए 7, तो ये हमारा हो गया 7, 7 का स्क्वायर -1। अब 1 - 6 × 20, दिस इज़ 120 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 -1, 1 - 120 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 48, और 1 - 120 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 336। अब 120 में 300
36 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा और फिर उसमें से 1 में से घटा देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आर यानी कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन 0.64। दिस इज योर आंसर। तो विद्यार्थियों, ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें हमने हैं वो प्रयास ये किया कि अगर रैंक दी हुई है तो हम दी हुई रैंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उसी से हम जो है वह क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यह तो हमारी बात थी रैंक कोरिलेशन के संबंध में कि यदि रैंक दी हुई हो तो हमें क्या करना पड़ता है। एक विद्यार्थियों, हमने जो संभाव्य विभ्रम जो आपको बताया था, जिसके अंतर्गत बताया कि स्पेयरमैन ने उसने कॉल पियर्सन ने जो संभाव्य विभ्रम के अंतर्गत बताया था, और वो हमारा सूत्र था कि इस प्रकार से जो अपनी ये कल या परसों अपन ने किया था जिसमें संभाव्य विभ्रम था। मैं थोड़ा और इस बाबत आपको बता देता हूँ कि 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n, और इस यहाँ पर हम 2/3 भी कर सकते हैं, और उसको हमने किया तो उसमें अंतर्गत देखा कि इससे हम संभाव्य विभ्रम निकालते हैं, और संभाव्य विभ्रम निकालकर यहाँ आपका आर होता है वह है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और एन आपके पद में संख्याएं कितनी हैं वह होता है। तो इसको निकालने के बाद में हम यदि उसको आर शाह के साथ जोड़ें पीई को, सपोज आर प्लस पीई प्रोबेबिलिटी एरर और आर माइनस पीई, तो इन दो सीमाओं के बीच जो हमारा है वह सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन असहसंबंध गुणांक रहने की 50% संभावना होती है। ये हमें प्रोबेबल एरर से जानकारी मिलती है। लेकिन संभाव्य विभ्रम का उपयोग करने के बारे में एक दो बातें और, जैसा कि एक तो मैंने बताया कि यह दो सीमाओं को निर्धारित करता है। इसके अलावा सहसंबंध गुणक का जो निर्वचन है, इंटरप्रिटेशन, उसके संबंध में भी एक दो बात सुन लें कि किन्हीं दो चरों के सहसंबंध गुणक का निर्वचन मात्रा यानी डिग्री और उसका सिग्निफिकेंस महत्व के आधार पर किया जाता है कि दो चरों के बीच में कितने डिग्री का कोरिलेशन है और उनमें कितना सिग्निफिकेंस है। यह हम देखते हैं इसके इंटरप्रिटेशन के तहत। मात्रा के अनुसार दो समंक मालाओं का सहसंबंध गुणांक है वो +1 और -1 के मध्य होना चाहिए। यदि गुणक 0 हो तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों समंक श्रेणियों के बीच में किसी प्रकार का कोरिलेशन नहीं होता है। यदि सहसंबंध गुणांक +1 और -1 के बीच मध्य आता है तो महत्व के अनुसार गुणक का निर्वचन करना संभावित विभ्रम पर निर्भर करता है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इस बात पर निर्भर करती है कि इनके बीच में कितना या किस तरह का सहसंबंध है। तो किसी समंक श्रेणी का सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंट है या नहीं, इस बात का निर्णय 5 नियमों पर आधारित होता है। किन 5 बातों पर आधारित होता है कि यह जो कोरिलेशन है या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। पहली बात क्या है कि यदि आर और पीई से कम है, सपोज 5 बातें क्या क्या बात की गई है। पहला, सपोज आर इज लेस देन पीई, प्रोबेबल एरर से आर कम है, तो इससे सिद्ध होता है कि पद मालाओं में सहसंबंध का अभाव है। यदि कम है तो इससे क्या होगा कि इनमें सहसंबंध का अभाव है। दूसरी बात क्या है कि यदि आर और संभावित विभ्रम के 6 गुना से अधिक है, सपोज आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम ऑफ पीई, 6 टाइम ऑफ पीई, आर जो है वह पीई प्रोबेबल एरर या संभाव्य विभ्रम के 6 गुना से अधिक है, तो दोनों समंक श्रेणियों में सहसंबंध निश्चित रूप से विद्यमान है और यह संबंध सार्थक और अर्थपूर्ण है। यह आपको ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम ग्रेटर देन ऑफ पीई। तो दूसरी बात आई। तीसरी बात यह है कि यदि सहसंबंध गुणांक विभ्रम से 3 गुणे से अधिक है परंतु 6 गुणे से कम है, आर
इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ पी ई, या आप कह सकते हैं 3 गुने से अधिक परंतु 6 गुने से कम, आर इज़ लेस 6 टाइम्स ऑफ पी ई। अगर इस स्थिति में 3 गुने से तो ज़्यादा है लेकिन 6 गुने से कम है, तब सहसंबंध विद्यमान होगा परंतु सार्थक नहीं होगा। कोरिलेशन होगा है लेकिन सार्थक नहीं होगा। चौथी बात है कि यदि सहसंबंध गुणांक आर 3 गुने से कम होगा, चौथी बात यह है कि इफ़ आर इज़ लेस 3 टाइम्स ऑफ पी ई, तब सहसंबंध की विद्यमानता में संदेह है। ऐसी स्थिति में शायद कोरिलेशन है या नहीं। और पांचवी बात है कि यदि r 0.3 से कम है, सपोज r इज़ लेस देन 0.03 से कम है और संभाव्य विवरण बहुत कम है, वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो सहसंबंध श्रेणियों में विद्यमान समझा जाएगा परंतु यह महत्वपूर्ण और सार्थक नहीं होगा। यानी श्रेणियों में कोरिलेशन तो होगा लेकिन महत्वपूर्ण और सार्थक नहीं होगा। तो विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ते हैं लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट की कितनी सिग्निफिकेंस है, कितना मीनिंगफुल है या नहीं है। तो ये 5 बातें जो आपको बताई वह आप इसे नोट कर लें, और आर और पी ई का रिलेशन कितना है, कितना इन दोनों के बीच में संबंध है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो समंग श्रेणियाँ हैं, उनमें सहसंबंध है या नहीं है, कितना है, सार्थक है या नहीं है, ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। हम एक और आगे की वीडियो के साथ में आपसे सहसंबंध के संबंध में अन्य जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।